मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको आपराधिक मानववध और हत्या के अंतर्गत क्या अंतर है और दोनों की क्या परिभाषा है, वो मैं आपको आज कक्षा में कंटेंट को बढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा। तो आपराधिक मानववध, क्योंकि आपराधिक मानववध और हत्या दोनों ही शरीर से संबंधित अपराध हैं और दोनों को आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 के अंतर्गत भी इसमें दिया गया है। और आपराधिक मानववध, तो आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड, तो इसके अंतर्गत है कोई मृत्यु पारित करने के आशय से, मृत्यु पारित करने का आशय हो या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का कोई आशय हो जिससे मृत्यु कारित होने की एक संभावना हो, यह प्रोबेबिलिटी हो कि ऐसे कार्य से मृत्यु हो जाएगी, या ऐसा उसको ज्ञान हो, नॉलेज हो कि वह संभावना है कि मृत्यु कारित कर दे, यानी इस चीज़ की क्या है, केवल संभावना और मृत्यु हो जाती है, तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। ये धारा 299 के अंतर्गत आपराधिक मानववध की परिभाषा है। इसका जो दृष्टांत है वो दृष्टांत है, एक व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है और उस पर घास बिछा देता है। घास बिछाने का उसका आशा होता है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करे, और या उसको यह विश्वास होता है कि यह कार्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा। बी नामक एक व्यक्ति होता है, वह यह सोचते हुए कि यह भूमि पूरी तरह से अच्छी है और इसमें किसी प्रकार के खड्डे का अभाव है, वह उस भूमि पर चलता है और मारा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। अब आता है दृष्टांत इसका बी दृष्टांत के अंतर्गत है, एक व्यक्ति जानता है, ए नामक एक व्यक्ति जानता है कि बी नामक व्यक्ति झाड़ी के पीछे है, और जो व्यक्ति झाड़ी के पीछे है उस व्यक्ति की उस चीज़ का आभास नहीं है, और वह मृत्यु कारित करने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि सी है, उस सी व्यक्ति को गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है झाड़ी पर, और वह गोली चला देता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ यह हो सकता है कि जो व्यक्ति गोली चलाता है वह किसी प्रकार के अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि ए नामक व्यक्ति ने, जिसने इंस्टिगेशन दिया था, वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अब इसमें स्पष्टीकरण 3 दे रखे हैं। तो पहला स्पष्टीकरण है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो अंग रोग से, अंग शैथिल्य से या किसी विकार रोग से ग्रसित है, शारीरिक क्षति कारित करता है और उसकी मृत्यु कारित करता है, वह समझा जाएगा कि वह उसकी मृत्यु करता है। दूसरा है, शारीरिक क्षति से यदि मृत्यु की गई हो तो जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है, यह समझा जाएगा कि वह उसने उसकी मृत्यु कारित की है। और तीसरी स्थिति के अंतर्गत है, माँ के गर्भ में स्थित कोई शिशु है, उस शिशु की मृत्यु कारित करने का जो अपराध है, तो मानववध का अपराध जो कि है कि वह नहीं है। जीवित शिशु की मृत्यु कारित करने का जो अपराध है वो जो कि आपराधिक मानववध की कोटि के अंतर्गत आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर आ गया हो, यद्यपि उस शिशु ने पूरी तरह से कोई श्वास नहीं ली हो। तो ये जो हमारा सेक्शन
299 के अंतर्गत जो कि आपराधिक मानव वध का जो परिभाषा है वो थी। अब जो हमारी इसके अंतर्गत मृत्यु की जो परिभाषा है धारा 300 के अंतर्गत जो परिभाषा है, उस धारा 300 की परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से जो कि ये कहा गया है कि उन दृष्टांतों को, उन धाराओं के अंतर्गत उस स्थिति से स्पष्ट किया गया है कि जो पूरी तरह से यह परिलक्षित करता है कि ऐसा अपराध जो कि मृत्यु के अंतर्गत जो कि है कि कवर होगा। और इस प्रकार से मृत्यु को जो कि है कि धारा 300 के अंतर्गत जो कि परिभाषित जो कि किया गया है। अब धारा 300 में है कि निम्नलिखित अपवादित दशाओं को छोड़ करके आपराधिक मानव वध हत्या होती है। और यदि वह कार्य, सबसे पहला है इसका, वह कार्य जो जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। दूसरा है कि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे यह अपराधी जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, यानी कि मेजर उसमें पॉसिबिलिटी हो। तीसरा है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह कार्य जो किया गया है वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। और चौथा है कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य जो किया गया है वह बहुत ज़्यादा संकटासन्न है और पूरी संभाव्यता है, पूरी अधिसंभाव्यता है, इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा। उस अवस्था के अंतर्गत वह कार्य मृत्यु की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और धारा 302 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। अब हमने दोनों परिभाषाओं के अंतर्गत देखा कि आशय समान है, ज्ञान समान है, कार्य की प्रकृति भी समान है और मुख्य जो अंतर देखा वो है प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना। और दूसरा अंतर देखा हमने कार्य की अधिसंभाव्यता का होना। अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है तो वह डेथ में आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वह आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसका दृष्टांत है, यह को मार डालने के आशय से क्या उस पर गोली चलाता है और जो कि है कि वह मारा जाता है तो क्या यहाँ हत्या का जो अपराध जो कि है कि वह कारित करता है। दूसरा इसका दृष्टांत है, यह को तलवार या लाठी से ऐसा घाव के इंटेंशनली करता है, शास्य करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है, यहाँ के हत्या का दोषी होगा यद्यपि उसका आशय उसकी मृत्यु कारित करने का नहीं रहा हो। तो यहाँ 6 दृष्टांत स्पष्ट करता है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ऐसा कार्य मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। अब आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होगा, तो आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होगा, इसमें अभी आपको आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होगा जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन हो। दूसरा है वह शारीरिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया जाए। तीसरा है लोक सेवक को मदद की अग्रसरता के अंतर्गत किया जाए। चौथा है पूर्व चिंतन के बिना अनुचित लाभ उठाए बिना किया जाए। पांचवा है कि वह ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और अपनी सम्मति से मृत्यु कारित होना सहन करे। इस प्रकार से ये 5 अगर अपवाद हैं तो इन अपवादों के अंतर्गत ये मामला आता है तो आपराधिक मानव वध को हत्या की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो रैक वर्सेस गोविंदा का जो केस है उसमें जस्टिस मेलविल ने आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच में भी अंतर को स्पष्ट जो किया गया है। इस प्रकार से आज हमने आपराधिक मानव वध
और हत्या के अंतर्गत दोनों को अंतर देखा, दोनों का विश्लेषण किया। आगे की कक्षा में हम और जो अन्य प्रकार के अपराध हैं उनका विश्लेषण करेंगे। आज के लिए बस।